स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धलेत, टीजीटी आर्ट्स। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का तीसरा अध्याय जल संसाधन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जल संसाधन बच्चों, आप सब जानते हैं कि जल क्या है। जल मतलब पानी, और पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। बिना पानी के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर जल नहीं होगा तो ना तो पेड़ पौधे होंगे, ना जीव जंतु होंगे, ना पशु पक्षी होंगे, और ना ही इंसान होंगे। तो जल है सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक। यानी कि जितने भी हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है उनमें जल एक है। तो संसाधन का मतलब क्या है बच्चों, कि इस धरती पर मौजूद जो भी वस्तु, चाहे कोई भी वस्तु है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो जल क्या है? हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके बारे में अभी हम इस अध्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो क्या है जल संसाधन? और बच्चों देखो, हमारी धरती पे 3/4 भाग पर क्या है? जल है। यानी कि हमारी धरती 3/4 भाग को जल ने ढक के रखा है। जैसे देखो, ये हमारी धरती है, तो बच्चों ये इसका जो ये इतना पोर्शन है, ये क्या है? ये जल से ढका हुआ है। ये क्या है? इसमें क्या है बच्चों? इसमें जल है। और ये पोर्शन क्या है? हमारी धरती है। तो इससे ये साफ होता है कि जल हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। लेकिन इसमें मुख्य बात क्या है? जो लवणीय जल है, उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि वो पीने लायक नहीं है। हम सिर्फ जो अलवणीय जल है, सिर्फ उसका प्रयोग कर सकते हैं पीने के लिए। सिर्फ ये अलवणीय जल ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और धरती पर ये ज्यादा मात्रा में जल है, ये कैसा है? ये लवणीय जल है, जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। और जो अलवणीय जल है, ये बहुत कम मात्रा में है, जो हमारे काम का है। तो बच्चों, जो अलवणीय जल अब हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? एक तो मिलता है सतह, जो धरती की सतह है, इससे मिलता है अलवणीय जल। जैसे कि नदी होगी, झीलें होगी, तालाब हो गए, कुएं हो गए, ये सब कैसा है? सतही जल है, यानी कि जो हमें सतह से मिलता है। और दूसरा आता है भौम जल, ये जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। जो धरती के नीचे जल है, अलवणीय जल, उसे हम क्या कहते हैं? भौम जल। यानी कि ये हमारी जरूरतें पूरा करता है। और जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय बच्चों, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जैव अजैव, ये आपको इसी बुक के फर्स्ट चैप्टर में दिया है, जो आपने किया होगा। फिर बता देता हूँ कि जो नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, उसे कहते हैं नवीकरणीय जल। उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय जल। इसके लिए आपको कक्षा 7 में एक अध्याय था जल चक्र, उसमें बताया है कि जल का हम कैसे बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जल चक्र पहले बताता हूँ आपको क्या है। जैसे मान लो बच्चों, ये है आपके क्या है? ये पहाड़ है, और ये नीचे क्या है? फिर ये आपके मान लो खेत है, ये इसके आगे क्या है? नदी है, और आगे समुद्र है ये। और ये देखेंगे आप, ये क्या है? ये सूर्य है। जब बारिश होती है, ये बादल है, बारिश होते है तो पहाड़ों पे बर्फ के रूप में गिरती है, और धरती पे वर्षा के रूप में गिरती है। तो यही जल क्या होता है? फिर हमारे खेतों से होके बह के नदी में चला जाता है, नदी से कहाँ पे? समुद्र में चला जाता है। और जो सूर्य है, उसके द्वारा जो बाष्पीकरण होता रहता है इस जल का, और बादल बनते रहते हैं, और ये फिर से बादल बारिश के द्वारा क्या होता है? एक सर्कल बनाते हैं, चक्र बना देते हैं, जैसे ये। तो ये क्या है? ये है जल चक्र। तो क्या है कि ये नवीकरणीय संसाधन है, कि ये जो जल हमारे खेतों में आ रहा है, खेतों से फिर नदियों में जा रहा है, नदियों से समुद्र में जा रहा है, समुद्र से बाष्पीकरण के द्वारा फिर से
बादल बन रहे हैं, यानी कि एक चक्कर चल रहा है। इसके बावजूद भी, नवीकरणीय होने के बावजूद भी हमारे पास जल की कमी कैसे आ रही है, जल दुर्लभता कैसे हो रही है। दुर्लभता का मतलब होता है बच्चों कमी आना। तो इसके पीछे बहुत से कारण है। जल दुर्लभता, जल दुर्लभता मतलब जल की कमी या पानी की कमी। तो इसके पीछे पीछे बहुत से कारण है। इसके मुख्य कारण क्या कैसे हैं, जैसे जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि। और बच्चों आप देखो, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, वो बिल्कुल लिमिटेड से हैं, सीमित संसाधन है हमारे पास। और क्या है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो जो सीमित संसाधन है, उन्हीं के द्वारा जो जनसंख्या बढ़ रही है उनका भरण पोषण भी करना है। तो देखो, अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, पानी की, जल की डिमांड बढ़ रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, ज्यादा पानी यूज हो रहा है। और आगे है औद्योगिकरण, औद्योगिकरण जल दुर्लभता का एक कारण जो औद्योगिकरण भी है। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, उसके पश्चात हमने क्या किया, यहाँ पे एक औद्योगिकरण की लहर सी आ गई। बहुत ज्यादा मात्रा में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई, नए नए उद्योग एस्टेब्लिश किए गए, जिसके कारण क्या हुआ, उद्योगों को चलाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत थी। तो वहां पे ज्यादा पानी यूज किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जल दुर्लभता धीरे धीरे बढ़ती गई। उसके बाद है उद्योगों के जो अपशिष्ट होते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं, उद्योगों के जो रसायन होते हैं, उनको क्या किया गया, नदियों में डाल दिया गया, जिसके कारण पूरी की पूरी नदियां हमारी क्या होगी, दूषित होगी, और वो हमारे लिए पीने के लायक नहीं रही। जिसके कारण भी क्या हो गया, अब नदियां तो बह रही है हमारे, लेकिन अगर उनका पानी पीने लायक ना हो तो क्या है, पानी की कमी है, क्योंकि उनका हम यूज कर नहीं सकते। तो क्या है, जो उद्योगों के अपशिष्ट है, उन्होंने भी क्या किया, हमारे जल को दूषित किया और जल दुर्लभता का एक कारण बनी। उसके पश्चात है बच्चों, जैसे मान लो हम नदी के किनारे अपने पशुओं को नहलाते हैं या कपड़े धोते हैं, उसके कारण भी क्या हो रहा है, हमारी नदियां दूषित हो रही है। और ऊपर से जो हम फसलें उगा रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं हम, अब आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा रसायनों का यूज कर रहे हैं, क्योंकि खेती चाहिए, अनाज ज्यादा मात्रा में चाहिए, ज्यादा मात्रा में अनाज के लिए हम रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। उस रसायन के द्वारा भी क्या हो रहा है, हमारी नदियां क्या हो रही है, दूषित हो रही है, और हमारे पीने के लायक पानी नहीं बच रहे हैं, जिसके कारण क्या है, जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। और एक आंकड़े के मुताबिक 2025 तक, आने वाले 2025 तक विश्व की लगभग लगभग 20 करोड़ आबादी जल दुर्लभता के संकट का सामना करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि अगर जिस हालात से या जिस स्थिति से हम चल रहे हैं, अगर वही स्थिति रही, वैसे हालात रहे, तो 2025 तक 20 करोड़ आबादी है वो इस संकट का सामना करेगी, जल दुर्लभता का। तो जो आगे है, फिर अगला है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। इसको इरेज कर देते हैं अभी। तो बच्चों ये तो समझ गए होंगे आपकी जल दुर्लभता क्या है और उसके क्या क्या कारण है। इसके और भी बहुत से कारण है, जैसे कि मान लो अगर हम नहाते हैं, हमें नहाने के लिए एक बाल्टी की जरूरत है, वहां पे हम 2 बाल्टियां यूज कर रहे हैं। ब्रश करने के लिए जहाँ हमें 1 मग की जरूरत है, हम 2 मग यूज कर रहे हैं। तो उस प्रकार क्या है, अगर कुल मिला के देखा जाए, तो अगर मान लो एक व्यक्ति एक दिन में 2 बाल्टी की जगह 3 बाल्टियों का यूज कर रहा है, तो पूरे विश्व में कितनी जनसंख्या है, तो कितनी एक्स्ट्रा बाल्टियां हम खर्च कर रहे हैं। तो बच्चों ये भी एक मुख्य कारण क्या है, जल दुर्लभता का कारण है। तो बच्चों आगे है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी
परियोजनाएं। बच्चों सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आपको बहुउद्देशीय क्या है। बहु का मतलब बहुत ज्यादा, उद्देश्य मीन्स कि जो हमारे उद्देश्य है कि कोई एक ऐसी परियोजना लगाई जाए जिसके कारण हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, उसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। इसके लिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है किसका, बांध का। बांध, बांध जो आप जानते हैं बांध कैसे कहते हैं कि जो नदी का जल है उसको रोकना, उसे क्या कहते हैं, बांध लगाना। और ये बांध का कार्यक्रम आजादी से पहले भी चलता आया है। कंकड़ से, मिट्टी से, इससे क्या करते थे, बांध बनाते थे और ये नाले पे ही बांध बनाते थे छोटे छोटे, और लोग क्या करते थे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पानी का प्रयोग करते थे। और जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने तो इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। नेहरू जी ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है इनके महत्व को देखते हुए। तो बच्चों बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ है कि कोई भी एक परियोजना लगानी जिससे हमें हमारे इनके बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अब जैसे मान लो ये नदी है, ये नदी बह रही है, इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया, बांध लगा दिया और इस सारे जल को हमने क्या किया, रोक दिया यहाँ पे। तो इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे ये देखते हैं हम। हमारे कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है इससे। नंबर एक, क्या होगा इससे हमें, विद्युत उत्पादन। अगर हम बच्चों बांध लगाते हैं तो सबसे जो फायदा है उससे क्या होगा, हमें विद्युत, बिजली बनाई जाएगी। और हमारे जो कुल विद्युत उत्पादन का जो 22% है वो कहाँ से मिल रहा है हमें, जल विद्युत से। टोटल जो हम बिजली बना रहे हैं उसका 22% भाग कहाँ से आ रहा है, जल विद्युत से। जैसे बांध लगा के, जैसे हीराकुंड बांध लगाया है हमने, भाखड़ा बांध लगाया है, और भी कई बांध लगाए हैं जिससे क्या है 22% हमारी विद्युत कहाँ से, विद्युत की आपूर्ति हो रही है इन बांधों से। और दूसरा है यातायात। यातायात, अगर बांध लगाते हैं तो हम बोट के द्वारा या किश्ती के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से, आसानी से और कम खर्चे में आ जा सकते हैं। तो ये भी इसका क्या है, इसका फायदा है। और आगे है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, इससे क्या होगा, अगर बांध गया हमने, पानी रोका है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मत्स्य पालन का काम कर सकते हैं, मछलियां पाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और आगे है, अब जैसे ही आ गया विद्युत उत्पादन हो गया, यातायात हो गया, मत्स्य पालन हो गया, सिंचाई। बच्चों बांध लगाने से हमें देखो क्या होगा, हमारे खेतों के लिए क्या होगा, सिंचाई होगी। इसका क्या करेंगे, हम अपने फसलें लगा के वहां पे पानी देके क्या कर सकते हैं, ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। और इसके साथ और भी बहुत से फायदे हैं, जैसे घरेलू उपयोग के लिए भी हम पानी अगर एकत्रित होगा ना, तो घरेलू उपयोग के लिए भी क्या होगा, वो पानी हमारे काम आएगा। तो हमने देखो सिर्फ एक बांध लगाया, सिर्फ एक बांध लगाने से हमारे देखो कितनी जरूरतें पूरी हो रही है। बिजली बना रहे हैं हम उससे, यातायात हो रहा है, मत्स्य पालन हो रहा है, सिंचाई का काम चल रहा है, घरेलू उपयोग हो रहा है। और देखो विद्युत उत्पादन के लिए क्या होगा, लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिल रहा है ना बच्चों। और देखो यातायात में भी लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। मत्स्य पालन में भी क्या होगा, रोजगार मिलेगा। सिंचाई में भी रोजगार मिलेगा। तो इससे क्या है कि इसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना की कोई भी एक ऐसी परियोजना लगानी जिससे क्या होगा, हमारे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति हो, उसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो बच्चों जो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसके बारे में एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। और शुरू में पढ़ा हमने जल संसाधन, कि जल संसाधन क्या है, जल मतलब पानी, और संसाधन क्या है कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो जल हमारे
सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। और बिना जल के, आपको मैंने पहले बताया कि बिना जल के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर जल नहीं होगा तो धरती पे ना तो पेड़ पौधे होंगे, ना जीव जंतु होंगे और ना ही इंसान होंगे। तो क्या है, जल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन क्या है, धरती पर, और देखो ये बताया मैंने आपको कि कितना परसेंट भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। इतना ज्यादा भाग ढका होने के कारण भी क्या है, जल की दुर्लभता है। जल की दुर्लभता होने का कारण ये है कि हमारे पास जो अलवणीय जल है, जो हमारे काम के लिए या जिसका हम प्रयोग करते हैं, वो बहुत कम मात्रा में है। और जो कम मात्रा में है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे पास आने वाले समय में जल की दुर्लभता हो सकती है या होगी। आंकड़ों में मुताबिक तो बताया गया कि 2025 तक लगभग 20 करोड़ जो आबादी है वो जल दुर्लभता संकट का सामना करेगी। और इसके साथ क्या है, इसके साथ मैंने पढ़ा कि कौन कौन से कारण है जिसके कारण जल दुर्लभता उत्पन्न हो रही है। तो जैसे कि बताया कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए ज्यादा जल चाहिए, तो क्या है, जल की कमी आ रही है। औद्योगिकरण हो रहा है, जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है, उद्योगों के लिए जल चाहिए, उससे क्या है, जल में कमी आ रही है। और अपशिष्ट, जैसे उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट या रसायन वगैरह हैं, उनको नदियों में डाल दे रहे हैं, उसके कारण क्या है, जल में कमी आ रही है। और साथ ही जैसे पशुओं को क्या कर रहे हैं, हम नदी में नहला रहे हैं या फिर कपड़े धो रहे हैं नदी के किनारे, उससे क्या कर रहे हैं कि सारे कपड़े क्या, वो सारी नदी को हम क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, जिसके कारण वो पानी पीने के लायक नहीं रह रहे हैं। और अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं हम पैदावार बढ़ाने के लिए। तो जब बारिश होती है तो कीटनाशक उस पानी में मिल रहे हैं और वो जो पानी बह रहा है वो फिर पीने लायक नहीं रह रहा है हमारे पास। तो उसके बाद पढ़ा हमने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का मतलब है कि कोई एक परियोजना लगानी, उससे हमारे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। इसके लिए हमने बांध का एग्जाम्पल लिया है, इस बुक में बांध का दिया है। हमने एक बांध लगाया और उससे हमें क्या क्या फायदे हुए। देखो बांध लगाने से हमें क्या क्या फायदे हुए, विद्युत उत्पादन हुआ, हमने देखो बिजली बनाई, यातायात हुआ, मत्स्य पालन का काम हुआ, सिंचाई का हुआ, घरेलू उपयोग के लिए पानी हुआ, और साथ में क्या हुआ, इन सब के कारण लोगों को रोजगार भी मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक है आपको अच्छे ढंग से समझ आया है, और इसका अगला पोर्शन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।